ये ढाका का वीआईपी धान मंडी इलाका है, जहां बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर ग्रेनेड चले, टीयर गैस छोड़ी गई। 5 घंटे तक कट्टरपंथी घर गिराने के लिए उपद्रव करते रहे। ये वही जमाते हैं जिन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान ढाका को आग लगा दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने हसीना का तख्ता पलट होने के बाद दंगे किए थे। पहले इनके टारगेट पर हिंदू थे, फिर बौद्ध और ईसाई आए, अब शिया, अहमदिया और सूफी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। ये वही पैटर्न है जो 1947 से अब तक पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं को लगातार यूनुस सरकार ढाका बुला रही है, उनके लेक्चर करा रही है। आज जरूरत है, वरना मुसलमान पिटता रहेगा। अब हम नई दुनिया में, हमने आगे जाना है। माजी का रोना नहीं पीटना, हमने अपने नए मुस्तकबिल को तराशना है, उसको संवारना है और एक दूसरे के लिए सहारा बनना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बदलता बांग्लादेश तेजी से इस्लामी कट्टरपंथ का गढ़ बनता जा रहा है। ये वही इस्लामी उन्मादी हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के नायकों की मूर्तियां तोड़ दी हैं। वो आजादी के नायकों के निशान मिटा रहे हैं ताकि धर्म की आड़ में इस्लामी कट्टरपंथ लोगों के दिमाग में भरा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में वहाबी विचारधारा का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश में 10 से 20 हजार मदरसे मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान से आए कट्टरपंथी मौलाना तेजी से वहाबी विचारधारा सिखा रहे हैं। इन्हीं मदरसों से निकले कट्टरपंथी बांग्लादेश में मौजूद 80% दरगाहों को तोड़ चुके हैं। कई सूफी गायकों पर हमले कर उन्हें वेशभूषा बदलने पर मजबूर कर चुके हैं। इनके डर से ढाका की प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था छाया नट ने सुरक्षा कारणों से अपने सार्वजनिक कार्यक्रम नष्ट कर दिए हैं। मोहम्मद यूनुस की कमजोरी का फायदा उठाकर जमातियों ने अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अवामी लीग का आरोप है कि ऐसे लोगों के खिलाफ यूनुस की सरकार में एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। अवामी लीग का आरोप है कि 14 महीने के मोहम्मद यूनुस राज में 4177 हत्याएं हो चुकी हैं। सिर्फ ढाका में 456 मर्डर हुए हैं। 216 अल्पसंख्यकों की कट्टरपंथियों ने लिंचिंग कर दी है। कई खूंखार अपराधियों को जेल से छोड़ दिया गया है। जेल से निकलने के बाद इन अपराधियों को बांग्लादेश में हिंसा करने का मानो खुला लाइसेंस मिल गया है। सोचिए, अगर गुंडागर्दी के दम पर फरवरी में होने वाले चुनाव में इन्हें जीत मिल गई होती तो क्या होता? क्या बांग्लादेश शरिया कानून से चलेगा? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या होगा? बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने विकल्प क्या बचा है? कौन पार्टी ऐसी है जो आपकी हमदर्द है? मेरे हिसाब से अभी बांग्लादेश से हिंदू लोग को कोई विकल्प कुछ नहीं है। कुछ नहीं है विकल्प बचने वाला, कुछ नहीं है। अभी अपना दम पर ये लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों पॉलिटिकल कोई विकल्प आपके पास नहीं बचा है? क्यों अभी जो लोग पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोग सब कुछ भी हमारे हिंदुज्म के अगेंस्ट में ये लोग बात कर रहा था। ये लोग का एटीट्यूड, ये लोग का जो संस्कृति है, ये लोग का जो कल्चर है, ये सब कल्चर सब हमारे हिंदुज्म के अगेंस्ट में जाता है। 1947 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में 28% हिंदू थे। 1974 में पाकिस्तान में सिर्फ 13.5% हिंदू रह गए। अब बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू बचे हैं। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने हैं। यूनुस की देखरेख में ही चुनाव होंगे। अवामी लीग पर बैन लग चुका है। ऐसे में बांग्लादेश का हिंदू क्या करेगा? जमात बांग्लादेश को शरिया कानून से चलाना चाहता है। ऐसे में हिंदुओं के लिए वहां कोई स्पेस नहीं है। ऐसे में हिंदुओं के पास खालिदा जिया की बीएनपी और छात्र आंदोलन से निकली पार्टी एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी है। एनसीपी सबसे ज्यादा विरोध शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का कर रही है। अवामी लीग पर बैन लगने के बावजूद एनसीपी अब भी उनके खिलाफ रैलियां निकाल रही है। छात्रों की पार्टी एनसीपी डिमांड कर रही है कि फरवरी में चुनाव से पहले शेख हसीना को फांसी दी जाए।